गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एम्फिओक्सस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, जिनमें हमने सिस्टेमेटिक पोजीशंस, हैबिटाट, कॉमन स्पीसीज, कॉमन नेम और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सस भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा का एक कॉमन एनिमल है और सिफेलोकॉर्डेटा कॉर्डेटा फाइलम का एक सब फाइलम है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं, जिनमें सिफेलोकॉर्डेटा का एक महत्वपूर्ण या कॉमन एनिमल ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सस है। ब्रैंकियोस्टोमा एक एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाला एनिमल है, जो कि मराइन वाटर हैबिटेट शो करता है और मराइन वाटर हैबिटेट में भी ये सैंडी कोस्ट या आप कह सकते हैं कि सेलो वाटर में हमें देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन के बेसिस पर एम्फिओक्सस सीलियरी फीडर होता है, जो वाटर करंट के साथ आए हुए छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को अपने भीतर ग्रहण करता है और इनका डाइजेशन करता है। सीलियरी फीडर होने के साथ साथ ये फिल्टर फीडर भी होता है। क्योंकि इसकी ओरल कैविटी में या ओरल हुड में ओरल सिराई या मुख्य सिरस देखने को मिलते हैं, जिनकी सहायता से ये भोजन को छानने का कार्य भी करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को कुछ की पॉइंट्स की सहायता से और एक फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को अगर पूरे ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा के जनरल कैरेक्टर्स आसानी से समझ में आएंगे। हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, इसकी दैहिक संरचना की। दैहिक संरचना की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं कि ये ग्रुप एक्रेनिएटा का एनिमल है और ग्रुप एक्रेनिएटा में क्रेनियम अनुपस्थित होता है, जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। तो क्रेनियम इनमें एब्सेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि इनमें हेड रीजन स्पष्ट नहीं होता है। तो हेड की अनुपस्थिति में इसके शरीर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग कहलाता है इसका ट्रंक और एक होता है टेल। ट्रंक भाग की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रंक भाग यहाँ से लेकर इसके एट्रियोपोर तक का जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये सारा ट्रंक या धड़ कहलाता है। और एट्रियोपोर के बाद का जो पोर्शन है या भाग है, ये इसका टेल रीजन कहलाता है। तो ट्रंक और टेल में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है। अगर हम ट्रंक रीजन की बात करें तो ट्रंक रीजन आगे की ओर एक लंबे नुकीली संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हम रोस्ट्रम या स्नाउट कहते हैं। रोस्ट्रम या स्नाउट में एक विशेष संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक विशेष महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कॉर्डेट एनिमल्स में नोटोकॉर्ड स्कल के नीचे तक उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ ब्रैंकियोस्टोमा में नोटोकॉर्ड इसके एंटीरियर रीजन में हेड पार्ट तक फैली हुई रहती है। ये देखो, आपको दिखाई दे रही होगी, ये नोटोकॉर्ड है इसकी बिल्कुल हेड रीजन में, ब्रेन के पार्श्व में ये उपस्थित होती है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बाकी कॉर्डेट जंतुओं में ये देखने को नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि
एंटीरियर रीजन जो होता है ट्रंक का, यहाँ से लेकर अर्थात रोस्ट्रम से लेकर एट्रियोपोर तक का भाग इसका ट्रंक कहलाता है, और इसके बाद वाला भाग टेल या पूंछ कहलाता है। तो दो भागों में इसकी बॉडी स्पष्ट रूप से बटी हुई होती है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो नेक्स्ट फीचर्स में हम अपर्चर को लेते हैं। छिद्र की बात करें तो एम्फिओक्सस की बॉडी में हमें 3 विशेष प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं। सबसे पहले छिद्र की बात करें तो एक छिद्र वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित होता है, जिसे आप मिड वेंट्रल सरफेस कह सकते हैं। इस मिड वेंट्रल सरफेस पर 2 फोल्ड हमें देखने को मिलते हैं, 2 वलन हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम डोर्सल फोल्ड और लेटरल फोल्ड कहते हैं। अर्थात पृष्ठीय वलन और पार्श्व वलन हमें देखने को मिलते हैं। इन पृष्ठीय और पार्श्व वलन के बीचों बीच एक अपर्चर या छिद्र हमें देखने को मिलता है, जिसे हम माउथ या मुख कहते हैं। अतः स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि इसके छिद्र की बात करें तो प्रथम छिद्र मुख या माउथ के रूप में होता है, जो इसके वेंट्रली सरफेस पर उपस्थित होता है, और 2 विशेष प्रकार के वलनुख को चारों ओर से ओरल हुड या मुख छद घेरे हुए रहती है। अर्थात मुख छद के भीतर मुख उपस्थित होता है, और इसी ओरल हुड या मुख छद के बाहरी सरफेस पर हमें 10 से 11 जोड़ी में विशेष प्रकार के टेंटिकल्स या सिराई देखने को मिलते हैं। इन बक्कल सिराई या टेंटिकल्स की सहायता से ये वाटर करंट जनरेट करने का कार्य करते हैं। तो बक्कल सिराई ओरल हुड के सरफेस पर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो सामान्यतः ये 10 to 11 पेयर होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं 20 या इससे अधिक की संख्या में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख इसका ओरल हुड या मुख छद में खुलता है, और मुख छद आगे चलकर वेस्टिब्यूल या प्रांगण में खुलती है। हम बात करें सेकंड अपर्चर की, तो सेकंड अपर्चर माउथ के बाद वाला जो छिद्र होता है ये एट्रियोपोर होता है। एट्रियोपोर इसके बिल्कुल वेंट्रली सरफेस पर उपस्थित होता है। ये भी मिड डोर्सली वेंट्रल पोजीशन रखता है। जहां एट्रियल कैविटी खुल रही है वो छिद्र इसका एट्रियोपोर कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वेंट्रल फिन के बिल्कुल जहां से ओरिजिन हो रही है वेंट्रल फिन की, वहां पर ये छिद्र हमें देखने को मिलता है, जिसे हम एट्रियोपोर या माउथ के बाद हम बात करें दूसरे छिद्र की, जिसे हम एट्रियोपोर के नाम से जानते हैं। एट्रियोपोर एक मध्य अधरीय छिद्र के रूप में वेंट्रल फिन के आगे की तरफ उपस्थित होता है। ये इसका वेंट्रल फिन है स्टूडेंट्स। इस वेंट्रल फिन के आगे की तरफ यहाँ एट्रियल कैविटी की जहाँ ओपनिंग हो रही है वहाँ एक विशेष प्रकार का छिद्र एट्रियोपोर या परिकोष्ठ छिद्र के रूप में उपस्थित होता है। इस एट्रियोपोर छिद्र की यह विशेषता होती है कि जो वाटर करंट माउथ अपर्चर से होते हुए इसके एलिमेंट्री कनाल से गुजरती है, और अंत में ये एट्रियोपोर के द्वारा जलधारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जलधारा माउथ अपर्चर के द्वारा बॉडी में एंटर करती है, और एट्रियोपोर की सहायता से ये शरीर से बाहर निकल जाती है। तो माउथ पहला अपर्चर हो गया, और दूसरा अपर्चर हो गया स्टूडेंट्स एट्रियोपोर, जिसे हम परिकोष्ठ छिद्र कहते हैं। ये वेंट्रल फिन के आगे की ओर स्थित होता है, और एट्रियल कैविटी की ओपनिंग का एक छिद्र है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे और अंतिम छिद्र की, जो कि एनस के रूप में होता है। एनस भी इसके मिड डोर्सली सरफेस पर उपस्थित होती है।
जो इसके टेल रीजन में देखने को मिलती है। पूछिए पंख के पार्श्व में हमें एनस पोर दिखाई देता है, जो कि इसका तृतीयक या अंतिम छिद्र होता है, जिसके द्वारा इसकी आहार नाल से अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार इसके बॉडी स्ट्रक्चर में हमें 3 विशेष प्रकार के अपर्चर देखने को मिलते हैं, जिनमें एक माउथ अपर्चर जो कि ओरल हुड में उपस्थित होता है, दूसरा एट्रियोपोर जो कि वेंट्रल फिन के आगे की ओर स्थित होता है, और तीसरा इसका एनस या गुदा छिद्र है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है या अंतिम छिद्र होता है, जिसके द्वारा अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें और इसके एक्सटर्नल फीचर्स, तो फिन्स एंड फोल्ड की बात करते हैं, अर्थात पंख और वलन की हम बात करें तो इनमें अनपेड फिन्स हमें देखने को मिलते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि इनमें अयुग्मित पंख हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अगर हम बाह्य तौर पर देखें तो एक कंप्रेस्ड बॉडी होती है या सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जो कि फिश के लाइक है। तो स्टूडेंट्स, ये फिश लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन इनमें फिश की तरह पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं और अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलते हैं। हम बात करें इसके फिन्स की, तो ये अनपेयर्ड होते हैं या अयुग्मित होते हैं और इनकी संख्या 3 होती है। अगर हम बात करें फिन्स की, तो बॉडी पर उपस्थित सबसे बाहरी, तो इनमें डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कोडल फिन के रूप में हमें 3 अयुग्मित फिन या पंख देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी पोजीशंस की बात करें तो ये डोर्सल फिन होता है, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डोर्सल फिन है जो बिल्कुल इसके स्किन के नीचे की तरफ उपस्थित होता है, और ये डोर्सल फिन रोस्ट्रम से लेकर इसके कोडल रीजन तक उपस्थित होता है, अर्थात इसके कोडल फिन से आगे की तरफ उपस्थित होता है, जो कि नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की तरफ स्थित होता है और स्किन के नीचे की तरफ स्थित होता है। तो इसकी जो स्किन की लेयर होती है, जो कि एपिडर्मिस लेयर होती है, इस एपिडर्मिस और नोटोकॉर्ड दोनों के बीच में ये डोर्सल फिन देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको डोर्सल फिन की पोजीशंस मालूम होनी चाहिए। ये डोर्सल फिन है, यहाँ से लेकर ये रोस्ट्रम से लेकर इसके जहाँ कोडल फिन की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ तक ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें वेंट्रल फिन की, तो वेंट्रल फिन इसके एट्रियोपोर से लेकर कोडल फिन के मध्य उपस्थित होता है, अर्थात ये वाला जो पोर्शन है ये इसका वेंट्रल फिन है, ये स्टूडेंट इसका वेंट्रल फिन है। तो वेंट्रल फिन एट्रियोपोर से लेकर इसके कोडल फिन के मध्य उपस्थित होता है, ये इसका वेंट्रल फिन है, जो कि अनपेयर्ड होता है डोर्सल फिन की तरह ही। अब अंतिम फिन की बात करें तो ये इसका कोडल फिन है, ये वाला जो रीजन है इसके टेल रीजन के ऊपर की तरफ होता है, ये इसका कोडल फिन है। तो ये कोडल फिन हो गया, ये इसका वेंट्रल फिन हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये इसका डोर्सल फिन हो गया। डोर्सल फिन एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये स्किन और नोटोकॉर्ड के बीचों बीच उपस्थित होता है। इसमें छोटी छोटी एक कोष्ठ के समान संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो बॉक्स के समान संरचनाएं या कोष्ठ के समान संरचनाएं होती है, ये फिन रे है, ये दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट आपको, ये फिन रे है जो कि इसका आधार बनाने का कार्य करती है। अर्थात फिन रे जिलेटिनस प्रकृति की होती है, जो कि डोर्सल फिन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है या आधार प्रदान करने का कार्य करती है। तो डोर्सल और वेंट्रल फिन में हमें ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इस प्रकार ये बॉक्स लाइक जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, ये इसके वेंट्रल और डोर्सल दोनों फिन में देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे,
और ये भी वेंट्रल फिन में ये बॉक्स इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। तो वेंट्रल और डोर्सल फिन में ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जबकि कोडल फिन में ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फिन रे अनुपस्थित होते हैं। तो ये फिन रे है जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और ये फिन रे कोडल फिन में एब्सेंट होती है। अगर हम और इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट की पॉइंट आता है गोनेट्स। गोनेट्स की बात करें तो मुख और एट्रियल छिद्र दोनों के मध्य इनमें गोनेट्स या जनद उपस्थित होते हैं, जो दोनों सरफेस पर हमें देखने को मिलते हैं। तो गोनेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वेंट्रल पोजीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही डोर्सल सरफेस की तरफ भी गोनेट्स की संख्या उपस्थित होती है। अगर हम गोनेट्स की बात करें तो ये माउथ से लेकर एट्रियोपोर के मध्य में उपस्थित होते हैं। ये देखो, ये इसका माउथ रीजन हो गया और ये इसका एट्रियोपोर हो गया, इन दोनों के बीच में ये गोनेट्स उपस्थित है। ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके गोनेट्स हैं या जनद हैं और ये दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं। वेंट्रल सरफेस पे भी हमें देखने को मिलेंगे और इसकी अपोजिट साइड में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इनकी संख्या गोनेट्स की 26 पेयर होती है, अर्थात 26 जोड़ी गोनेट्स हमें ब्रैंकियोस्टोमा जंतु में देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या इनकी जातियों पर निर्भर होती है। सामान्यतः हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम की, तो ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम में हमें 26 जोड़ी गोनेट्स की देखने को मिलती है, जो कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होती है। तो गोनेट्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 26 जोड़ी होते हैं। आगे और पीछे की तरफ हम बात करें तो ये छोटे आकार में होते हैं और बीच में ये बड़े आकार में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो मायोटोम्स आते हैं। मायोटोम्स एम्फियोक्सस की देह के पार्श्व सतह पर उपस्थित पेशीय पट्टियों की एक श्रृंखला होती है, जिन्हें हम मायोटोम्स या मायोमियर कहते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक मस्कुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होते हैं। तो अंग्रेजी के वी अक्षर के समान आपको ये संरचनाएं मायोटोम्स दिखाई दे रही होगी, जो कि पेशीय पट्टियां होती है या मस्कुलर बैंड होते हैं या मसल बैंड होते हैं। ये कुछ इस प्रकार होती है स्टूडेंट्स, अर्थात अंग्रेजी के आधे अक्षर वी के समान ये संरचनाएं उपस्थित होती है। तो इन खंडों को या इन भागों को हम मायोटोम्स कहते हैं और मायोटोम्स एक दूसरे से विशेष प्रकार की लेयर से पृथक रहते हैं। ये वाली लेयर कहलाती है इसकी मायोसेप्टा। ये देखो, आपको दिखाई दे रही होगी मायोसेप्टा। मायोसेप्टा के द्वारा ये मायोटोम या पेशीय पट्टियां अलग अलग खंडों में विन्यासित रहती है। तो खंडों को तो हम मायोटोम्स कहते हैं, जो कि पेशीय खंड है या पेशीय पट्टियां हैं। इनके अलावा इसे मायोमियर्स कह सकते हैं और जो मायोटोम्स को पृथक करने का कार्य करती है वो मायोसेप्टा कहलाती है। इसे मायोकोमेटा भी हम कहते हैं। तो मायोकोमेटा या मायोसेप्टा मायोटोम को पृथक करने वाली संरचनाएं हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मायोटोम्स इनके पेशीय खंडों को कहते हैं, जो कि आधे वी के समान संरचनाएं हैं, और मायोसेप्टा मायोटोम को पृथक करने वाली एक लेयर है। अब हम बात करें बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल या देह भित्ति की बात करें तो इसकी देह भित्ति स्पष्ट होती है और देह भित्ति में हमें 3 विशेष प्रकार के स्तर देखने को मिलते हैं। इन 3 स्तरों की बात करें तो इन 3 स्तरों में सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन से हम बात करें तो आउटर मोस्ट पोर्शन में हमें स्किन या त्वचा दिखाई देती है। ये इसकी स्किन है, जो कि सबसे बाहर की तरफ स्थित होती है, अर्थात बाहर से भीतर की तरफ हम देखें तो सबसे बाहर सिंगल एपिडर्मिस की लेयर होती है, जिसे हम स्किन कहते हैं। ये स्किन
एपिडर्मिस से मिलकर बनी हुई होती है और एपिडर्मिस में विशेष प्रकार की कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स हमें देखने को मिलती है। अतः आप कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है ये इसकी यंग स्टेज में सीलिएटेड होती है और एडल्ट स्टेज में इस सीलिया की जगह एक पतली पेलिकल या तनुत्वक संरचना उपस्थित होती है। तो यंग स्टेज में तो ये जो कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स है ये सीलिएटेड होती है जिनसे एपिडर्मिस बनी हुई होती है और एडल्ट स्टेज में ये सीलिया इनमें हाइड होकर एक पतली तनुत्वक या पेलिकल का आवरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्किन आती है बॉडी वॉल में जो कि इसका आउटर भाग बनाती है। हम पेशीय स्तर की बात करें तो ये देह भित्ति का अधिकांश भाग घेरे हुए रहता है और पृष्ठ पार्श्वीय क्षेत्र में ये नोटोकॉर्ड एवं नर्व को घेरे हुए रहता है। तो त्वचा के नीचे वाला जो भाग होता है ये पेशीय स्तर है और इस पेशीय स्तर के द्वारा नोटोकॉर्ड और नर्व दोनों घिरी हुई रहती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बॉडी वॉल का जो सेकंड भाग है वो इसका मस्कुलेचर या पेशीय स्तर होता है जिनके द्वारा नोटोकॉर्ड और नर्व घिरी हुई रहती है। अगर हम इसके तीसरे भाग की बात करें तो बॉडी वॉल का तीसरा भाग पेराइटल पेरिटोनियम के रूप में होता है जिसे हम परिधीय पर्युदरिया के नाम से जानते हैं। ये पेराइटल पेरिटोनियम सबसे भीतरी भाग में उपस्थित होती है। इस प्रकार इसकी बॉडी वॉल में हमें 3 स्पष्ट लेयर दिखाई देती है जिनमें स्किन, पेशीय स्तर या मस्कुलेचर और थर्ड पेराइटल पेरिटोनियम स्पष्ट रूप से नज़र आती है। हम एम्फिओक्सस के और अन्य फीचर्स की बात करें तो इनमें हम स्केलेटन को सम्मिलित कर सकते हैं। अगर हम इसकी देह की संरचना की बात करें तो इसमें कंकाल सामान्यतः हमें देखने को मिलता है। कंकाल की बात करें तो बाह्य कंकाल इनमें अनुपस्थित होता है और अंत्य कंकाल इनमें हमें देखने को मिलता है। अंत्य कंकाल की बात करें तो अंत्य कंकाल न तो उपास्थिका होता है और न ही अस्थियों से मिलकर बना होता है। अतः आप कह सकते हैं कि ना तो इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है और ना ही किसी बोन से मिलकर बना हुआ एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। एंडोस्केलेटन में हमें कुछ संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम एंडोस्केलेटन के रूप में मान सकते हैं। ये संरचनाएं मुख्यतः नोटोकॉर्ड के रूप में होती है। नोटोकॉर्ड जो इसके एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई रहती है। ये नोटोकॉर्ड इसके एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन में और अन्य संरचनाएं भी हमें देखने को मिलती है जो इसके काल तंत्र का भाग होती है, जैसे फिन रेज, ये छोटे छोटे बॉक्सेज जो डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन पर उपस्थित होते हैं। ये फिन रे भी इसके एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करती है। साथ में हमें गिल रोड्स देखने को मिलती है जो कि इसके फेरिंग्स रीजन में उपस्थित होती है और गिल रोड्स के साथ साथ एंडोस्टाइलर प्लेट और ओरल रिंग तथा कनेक्टिव टिश्यू भी हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अंत्य कंकाल बनाने वाली संरचनाओं में हमें प्रमुख रूप से नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है और नोटोकॉर्ड के साथ साथ ओरल रिंग, एंडोस्टाइलर प्लेट और गिल रोड्स तथा कनेक्टिव टिश्यू भी हमें एंडोस्केलेटन के फॉर्मेशन में सहायक संरचनाएं दिखाई देती है। अतः आप कह सकते हैं कि एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा में बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है और अंत्य कंकाल कुछ संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं इसके और फीचर्स की। तो सीलोम हमें इनमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, अर्थात इनमें देह गुहा स्पष्ट होती है जो कि उत्पत्ति के आधार पर हमें आंतरीय प्रकार की सीलोम होती है जिसे हम एंटेरोसीलोम कहते हैं। इस एंटेरोसीलोम की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2 प्रकार की मेसोडर्म सेल से होता है
जिसे हम स्प्लेंक्निक और सोमेटिक मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। अतः आप कह सकते हैं कि इनमें देह गुहा स्पष्ट होती है या ट्रू सीलोम इनमें देखने को मिलती है, जो कि ओरिजिन के आधार पर एंटेरोसीलोम प्रकार की होती है, जो कॉर्डेट जंतुओं की विशेषता होती है। एंटेरोसीलोम होने के साथ साथ इनमें विशेष प्रकार की मेसोडर्म सेल्स का स्तर देखने को मिलता है, जिनमें स्प्लेंक्निक और सोमेटिक मेसोडर्म आती है। तो स्टूडेंट्स, सीलोम, स्केलेटन, बॉडी वॉल, मायोटॉम्स, बॉडी स्ट्रक्चर, अपर्चर, फिन्स एंड फोल्ड और गोनेट की सहायता से हमने इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझने की कोशिश की है। इसके साथ में मैंने एक और फिगर यहाँ ड्रॉ किया है, जो इसके नेचुरल व्यू को दर्शा रहा है, अर्थात एम्फिओक्सस की प्राकृतिक स्थिति को ये फिगर दर्शा रहा है। इसमें ये एम्फिओक्सस का एंटीरियर रीजन है, जो कि बिल से बाहर निकला हुआ रहता है। आप सब जानते हैं कि एम्फिओक्सस एक ब्रोइंग एनिमल है और साथ में ये नॉक्चुर्नल एनिमल भी है, जो कि रात्रि के समय भोजन की तलाश में निकलता है। अन्यथा ये दिन के समय केवल इसके एंटीरियर पार्ट को बिल से बाहर निकाले हुए रहता है। जैसे ये छोटे छोटे सेल ग्रेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से होता हुआ इसका एंटीरियर रीजन बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। ये स्नाउट है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। स्नाउट के नीचे की तरफ इसका मुख उपस्थित होता है, जो कि ओरल हुड में होता है, जिसे हम मुख छद कहते हैं। ओरल हुड पर हमें विशेष प्रकार की संरचनाएं ओरल सिराई दिखाई दे रही है, जिनकी संख्या 10 से 11 जोड़ी होती है या 20 या इससे अधिक होती है। ये ओरल सिराई है जो कि भोजन को छानने का कार्य करती है। इसके अलावा इनके भीतर एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे व्हील ऑर्गन या चक्रांग कहते हैं, ये भी भोजन को छानने का कार्य करते हैं। तो ओरल सिराई सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करती है और एक तरह से भोजन को फिल्टर करने का कार्य भी करती है। इसमें व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है ओरल हुड के भीतर की तरफ, जो कि भोजन को और छानने का कार्य करता है। तो चक्रांग और ओरल सिलाई दोनों की सहायता से भोज्य पदार्थों को छानने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा ये आपको नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही होगी, जो इसके एंटीरियर रीजन में अर्थात रोस्ट्रम तक फैली हुई रहती है। रोस्ट्रम से लेकर ये इसके कोडल फिन या टेल पार्ट तक फैली हुई रहती है। तो नोटोकॉर्ड आपको इसके आगे के रीजन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो बाकी कॉर्डेट जंतुओं में हमें देखने को नहीं मिलता है। इनके अलावा मायोटॉम्स है, ये देखो ये छोटे छोटे चेम्बर हमें मायोटॉम्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मायोटॉम्स जिन परत से पृथक रहते हैं, ये परत या लेयर हमें मायोसेप्टा के रूप में दिखाई देती है। तो ये मायोसेप्टा है जिनके द्वारा ये मायोटॉम्स पृथक रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा का एंटीरियर पार्ट बिल के बाहर निकला हुआ रहता है। अगर इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए तो ये इसके एंटीरियर रीजन को भीतर की तरफ खींच लेता है और वापस यू टर्न करके इसी पोजीशन में बिल के बाहर ये निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि एम्फिओक्सस, जिसे हम लैंसिलेट या ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, ये दोनों एंड से शार्प होता है या नुकीला होता है। इसी कारण इसे हम दो धारी छुरी या दोनों एंड शार्प होने के कारण इसे हम लेंस की भांति भालेनुमा संरचना के रूप में हम कह सकते हैं, या हम इसे लेंसियोलेट या लेंसलेट भी कहते हैं। इस प्रकार हमने सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के एक कॉमन एनिमल एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसके रिंग बटन को हिट कीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कोऑर्डिनेट पेपर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।